जमीन घोटाला के मामले में ईडी के सामने रॉबर्ट वाड्रा की पेशी और पैदल ही वो ईडी के दफ्तर भी पहुंचे हैं। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा लगातार कह रहे हैं कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बड़ी खबर आपको दे दें, ये आपको बता दें कि दूसरा समन, इससे पहले भी उनको ईडी की तरफ से समन भेजा गया था इसी मामले में, तब वो पेश नहीं हुए थे। और ये रॉबर्ट वाड्रा को दूसरा समन है जिस पर वो पेश हुए, हालांकि पैदल ही गए और साथ साथ कह रहे हैं कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये मामला काफी पुराना है और अशोक खेम का भी खासे चर्चित रहे थे जो समय के अधिकारी थे इस मामले को लेकर, और इसी विवाद के बाद से उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया था। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं तो जनता की आवाज हूं और हम उसे उठाते रहेंगे। रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया है और ईडी दफ्तर जाते समय ये उन्होंने कहा कि मैं जनता की आवाज बुलंद करता रहूंगा। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशुतोष, ईडी के सामने उनकी पेशी, क्या कुछ रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, सबसे पहले वो बताएं। दो सवाल मैंने महत्वपूर्ण पूछे थे, खासकर जो उन पर आरोप हैं, और उन्हीं के सवाल, जिसमें पहला सवाल था कि ईडी ये कह रही है कि आपने जो इस पूरे ट्रांजैक्शन में फायदा कमाया है वो दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए है, यानी वो पीएमएलए के तहत आता है। उस पर रॉबर्ट वाड्रा ने एक जवाब दिया था कि ये मामला 20 साल पुराना है, 20 साल जिन चीजों की याद नहीं आई है उसकी अभी क्यों आई है, और ये सब चुनाव को देखते हुए राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरा सवाल था क्योंकि जिस तरह हमने पिछले दिनों में देखा, खासकर राजनीतिक दलों के साथ या उन चेहरों के साथ जो बेहद प्रभावशाली हैं, कि ईडी की जांच अंततः रुकी है उनकी गिरफ्तारी तक। आगे उस केस का क्या हुआ, सुनवाई में क्या हुआ, बाद में कैसे जमानत मिली, वो सब अलग चीजें हैं, लेकिन अंततः जो मामला हो गिरफ्तारी पर। तो मैंने सवाल पूछा कि क्या गिरफ्तारी के लिए तैयार है, क्योंकि संभावना ये हो सकती है। कहा ईडी जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन अभी तक ये सामना, अब तक बातें उनको मीडिया के सामने करनी थी। मेरे ठीक पीछे प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पर रॉबर्ट वाड्रा पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी दूर में पूछताछ शुरू हो जाएगी। तो जिन चीजों का आरोप है कि कैसे आखिर स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 3.5 एकड़ की जमीन खरीदी गुड़गांव में, और उसके बाद से 2008 में 8.5 करोड़, और फिर जब कमर्शियल लाइसेंस मिला तो डीएलएफ को उन्होंने जो है बेचा 58 करोड़ में। तो इस तरह से 45 से 50 करोड़ का जो अतिरिक्त फायदा हुआ, वो फायदा क्या पीएमएलए के तहत आता है? ईडी को लगता है कि आता है, इसलिए ये केस बना हुआ है। अब तक ये ऐसा नहीं कि रॉबर्ट वाड्रा को इस मामले में अब तक नोटिस नहीं मिली है, कई सारे नोटिस पहले दिए गए, सवाल जवाब भी हुए लिखित तौर पर, और ईडी के सवालों का वाड्रा ने जो जवाब दिया है, बहुत संभावनाएं हैं कि उनमें उन्होंने वकीलों की भी मदद ली हो ताकि वो ड्राफ्ट करके जवाब भेज सके। लेकिन जो प्रक्रिया है, ईडी को लगता है कि अब जांच, भले ही अब ये बहुत पुराना मामला है, कितने सालों से जांच चल रही हो, तो अब उन्हें सम्मन भेजा गया। और जैसा आपने बताया कि पहले सम्मन पर आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटे। मुनीश पांडे भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मुनीश, एक प्रॉपर्टी जिसकी कीमत लगभग 700 गुना बढ़ जाती है, प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं, क्या इसमें कहीं भी जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है वो वाकई बनता है? और ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या ईडी को लग रहा है? शायद मुनीश तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आशुतोष भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। आशुतोष, क्योंकि लंबे समय से चल रहा है ये मामला पूरा, और जिस तरह से इसमें ये बताया जा रहा है कि जो मुनाफा है उस मुनाफे से उनको ऐसा लग रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग है। देखिए, लगने से कोई केस तो बनता है नहीं, बनेगा जब आपके पास कोई सबूत हो, कोई दस्तावेज हो, कोई गवाह हो, या कुछ ऐसा आपको लगे जिसकी वजह से आपको ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का लगे। ईडी के पास अभी ऐसा क्या है जिससे उनको मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला लगता है? ट्रांजैक्शन डिटेल्स, रॉबर्ट वाड्रा की खरीदारी एक्स से, बेचा जाना वाई को, दोनों के बीच एक समय और बेचे जाने के बाद की जो कीमत है, एक कंपनी से लेकर के दूसरे को बेचना, उसके बीच एक मुनाफा और एक अवधि। उस अवधि में ईडी को लगता है कि इसलिए केस है और इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया। चूंकि इस पर जांच पहले चल रही थी, उस आधार पर ईडी ने अपना केस बनाया। और वही बात है कि अभी का मामला नहीं, इतनी पुरानी जांच इसमें चल रही है। उस जांच में रॉबर्ट वाड्रा को आज कल में एक सम्मन पहले आता है 8 या 10 तारीख को, उसके बाद आज बुलाया जाता है। और इसीलिए देखिए, दो तरीकों से हमेशा, खासकर ईडी के केस या सीबीआई के केस इस देश में हमेशा देखे गए हैं। एक होता है मेरिट ऑफ द केस, ईडी के पास केस क्या है कि 50 करोड़ इन्होंने कमाए हैं, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से आया है या इसमें लीगल ट्रांजैक्शन है या लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन है। लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन है तो चूंकि मामला पीएमएलए का है, रॉबर्ट वाड्रा को यह साबित करना पड़ेगा कि ये लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन है। यहीं पर कानून की परिभाषा ईडी के केस में हमने देखा यही बदल गई। यहां तक कि अगर ईडी इसमें सख्ती दिखाते हुए गिरफ्तारी तक कर लेती है तो अदालत में रॉबर्ट वाड्रा को साबित करना पड़ेगा कि वो
निर्दोष हैं। ईडी कहेगी हमारे पास ये सबूत हैं, ये आधार हैं, लेकिन उन सबूतों को फिर वो कहेगी कि जब ट्रायल होगा तब मेरिट में आएगा। दरअसल पीएमएलए का मामला ही पूरी तरह इस तरह का है कि उसमें सारा का सारा भार जो है वो आरोपी के ऊपर आएगा। उन्हीं को साबित पास लौटते हैं, क्योंकि खबर बहुत बड़ी है। इस समय ईडी के सामने वो पेश हुए हैं। एक बार कुछ जो रिएक्शन आया है वो भी आपको सुना देते हैं। जब भी लोगों के हित में मैं बोलूंगा, जब भी जनता की आवाज बुलंद करूंगा, ये लोग दबाएंगे और मीडिया और ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। और आप अपनी बात पर कायम है, अपने स्टैंड पर कायम है। बिल्कुल, मुझे किसी चीज के लिए छुपाने की जरूरत नहीं है और मैं हमेशा जितने भी सवाल पूछेंगे हमेशा जवाब देता हूँ और देता रहूंगा। ठीक है। तो फिलहाल आपको बता दें, ईडी का समन आया और उसके बाद अब पेशी के लिए ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा। थोड़ी देर में उनसे सवालों की एक लंबी लिस्ट जो होगी उस पर सवाल जवाब होंगे। और हमारे संवाददाता आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए। आशुतोष, अशोक खेमका जो समय के अधिकारी थे उन्होंने भी कुछ इन्वेस्टिगेशन की थी और कुछ ही घंटों के बाद उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया था। उनकी रिपोर्ट क्या कहती है जो उनकी इन्वेस्टिगेशन रही होगी? जमीन बेचे जाने में खरीद फरोख्त में अनियमितताएं। अशोक खेमका दरअसल वो ऑफिसर थे, एक समय था यूपीए सरकार में बहुत ज्यादा तब उन पर उनको लेकर के खबरें बनती थी कि अशोक खेमका जैसे कोई मामला उठाते हैं, जितना उनका कार्यकाल नहीं है उससे ज्यादा उनका ट्रांसफर था। अशोक खेमका संभवतः उन अधिकारियों में से थे जिन्होंने सबसे पहले लैंड डील के कई सारे मुद्दों पर अपनी बात सामने रखी थी, उनको उजागर किया था। जांच की प्रक्रिया जब दिशा शुरू हुई थी उसमें सख्ती और तेजी तब दिखाई पड़ी जब रॉबर्ट वाड्रा का नाम आया। और रॉबर्ट वाड्रा के मामले को अगर आप देखेंगे तो आपको देखना होगा 2014 का लोकसभा चुनाव, जब रॉबर्ट वाड्रा चुनाव का केंद्र बने थे, उसी के ठीक बाद 2014 के अंत में जब हरियाणा का पहला विधानसभा चुनाव शुरू हो गया, तब रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा में विधानसभा चुनाव का केंद्र बने रहे। उस समय चर्चा हुई, जांच में तेजी भी दिखाई दी, लेकिन चुनाव खत्म हो गया और उसी तरह जांच में जो तेजी थी, जो रफ्तार थी, वो भी धीरे धीरे जो है फेड आउट होती रही। और अचानक आप देखेंगे कि जैसे ही राजनीतिक माहौल होता है तब रॉबर्ट वाड्रा का नाम जिक्र जरूर आता है, लेकिन जांच में वो तेजी अब दिखाई पड़ी है कि 2 बार उनको सम्मन भेजा गया है। आज वो एजेंसी के सामने, एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि ईडी दफ्तर पर आखिर माहौल क्या है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, पुलिस मौजूद, और जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा आज आए हैं कि पैदल चल के घर पे आए, हर एक सवाल का जवाब देते रहे। जितने भी मीडिया कर्मी थे जब वो सवाल उनसे पूछते रहे वो हर सवाल का जवाब देते रहे। इस सवाल का भी कि आपको तो गिरफ्तार भी किया जा सकता है, लेकिन ये एजेंसी हमेशा कहेगी कि हमारा प्रेरोगेटिव है। देखिए 2-4 चीजें, ये सवाल बड़े लेजिटिमेट है, वाजिब हैं। पूछताछ करने के लिए बुलाया था तो इतना समय क्यों लग गया? क्या इतना लंबा साल, 1 दशक से भी ज्यादा समय लग सकता है किसी एक केस की जांच में, इसकी प्राथमिक जांच में? दूसरा, अब जब आए हैं तो ईडी किस तरह की सख्ती दिखाएगी? आपने पूछा था कि उनके पास दस्तावेज सबूत क्या है। ट्रांजैक्शन ऑफ डिटेल्स ऐसे पेपर हैं, ईडी उसको अगर ये मानती है कि उसके लिए यही एविडेंस है तो अदालत में उसके सामने रखेगी, लेकिन उन एविडेंस का बाकी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो ट्रायल में होती हैं। शुरुआती तौर पर चूंकि मामला पीएमएलए का है, ये कानून ही ऐसा ज्यादा है कि इसे हमेशा से ही एक आरोपी को हमेशा उसके लिए एक बड़ा झटका माना जाता है। तो रॉबर्ट वाड्रा अगर आज यहाँ समन होने आए हैं तो आप संभावना, जैसे मैंने पहले कहा कि इस तरह केस में जहां प्रभावशाली लोग शामिल रहे हैं उसमें हमने ईडी के केस की शुरुआती जांच की जो सबसे विकट स्थिति देखी है वो उस आरोपी की गिरफ्तारी दिखा पाए, क्योंकि फिलहाल ईडी दफ्तर तो पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में पूछताछ होनी है। वहां पर जिस तरह से समर्थक भी उनके साथ पहुंचे थे, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता चुना, क्योंकि पास ही था लेकिन पैदल रास्ता चुना, वो भी समर्थकों के साथ, जिसमें वो बता सके कि किस तरह इसको राजनीतिक तौर पर देखिए। जरा आप तस्वीरें इस वक्त की क्या है वहां दिखाइए। लगभग पौने 2 किलोमीटर का रास्ता था खान मार्केट, इस रास्ते से औरंगजेब रोड होते हुए ऊपर आए थे। उन समर्थकों को रोक दिया गया। इन तस्वीरों में अगर आप कुछ देखेंगे प्रवर्तन निदेशालय के बाहर, तो या तो मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है या फिर पुलिस कर्मियों का, और इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर जो है सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस को लगाया था। समर्थकों को वहीं बैरिकेड पर रोक दिया गया। आपने उस समय जो तस्वीरें देखी थी कि थोड़ी धक्का मुक्की हो रही थी, हम सबको भी आने में काफी जो है मुश्किल झेलनी पड़ी थी, चश्मा तक टूट गया था पुलिस के धक्के मारी में। दरअसल वो कोशिश थी कि समर्थकों को रोका जाए। उनके साथ 2 लोग थे, कुछ कागजात ले उन्हें आने दिया गया था, वो अंदर चले गए हैं, और उसके साथ साथ सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा। समर्थक ज्यादा नहीं थे, 10 या 12 लोग थे, रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में नारे लगाते हुए आए थे, और उन्हें पुलिस ने वहां पर रोक दिया था। और वो उनके समर्थन में नारे लगाते, वहीं से उन्हें भी वापस जाना था, ये पता था। क्योंकि देखिए राजनीतिक रसूख में ये देखना होगा कि पार्टी बतौर कांग्रेस उनके साथ कितना स्टैंड लेती है, क्योंकि अब जो सारी लड़ाई होगी वो रॉबर्ट वाड्रा की अकेली अपनी लड़ाई होगी। लेकिन आशुतोष, एक जो सबसे गंभीर आरोप उसमें यह है कि जो लैंड खरीदी जाती है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के, वो
24 घंटे में ट्रांसफर कर दी जाती है रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर, जिसमें आरोप यह लग रहा है कि जिस प्रोसेस में मिनिमम कम से कम 3 महीने तो लगते हैं, महीनों जिस प्रोसेस में लगते हैं वो 24 घंटे में कैसे हो गया। हुड्डा तत्कालीन सरकार कैसे वहां हाउसिंग प्रोजेक्ट को इतनी जल्दी मंजूरी देती है और कुछ ही महीनों के बाद फिर डीएलएफ उसी प्रॉपर्टी को लगभग 58 करोड़ में खरीद लेते हैं। इन आरोपों पर क्या है उनका स्टैंड, रॉबर्ट वाड्रा का क्या कहना है? 2008 में देखिए, ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी थी, फरवरी 2008 में खरीदा गया और जब स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने उसको डीएलएफ में बेचा 58 करोड़, यानी सीधे सीधे लगभग 49.5 करोड़ यहां पे ट्रांजैक्शन डील है। ये जो समय है कि इतने कम समय में जो कि ट्रांजैक्शन एक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से दूसरे रजिस्ट्रेशन में, कमर्शियल ट्रांजैक्शन में थोड़ा समय लगता है, ये समय अवधि कम होना, उस समय एक ऐसा सरकार होना, तो इसके दो नजरिए देखे जाते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जरूर कहीं ना कहीं था और उसमें सरकार की कोई ना कोई मदद जरूर थी। और इस पर आप नजर बनाए रखिए।